नमस्कार। 3 बजे में हम 3 एंकर्स के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम, मेरे साथ स्टूडियो में मीनाक्षी कनवाल मौजूद है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सईद अंसारी। लेकिन सबसे पहले आज बात करनी होगी किस तरीके से कोरोना काल में गुजरात महाराष्ट्र में एक नई मुसीबत आ रही है। कोरोना तो था ही पहले से, अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है गुजरात और महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में। और मीनाक्षी, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पहले से चेतावनी जारी कर दी गई है, तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है और 7 टीमें रिजर्व में भी रखी गई हैं। जब तूफान टकराएगा तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी। इससे पहले अम्फान तूफान को लेकर उड़ीसा और बंगाल झेल चुके हैं, लेकिन अब ये देश के दूसरे हिस्से में तूफान की मार एक बार फिर सही। मीनाक्षी, ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे समय में ये तूफान जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और उसका आंकड़ा 2 लाख के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, तो तूफान आएगा ही। अरब सागर से इसके संकेत मिल चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इससे लड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान एम्फन ने कैसी तबाही मचाई, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। बंगाल में तबाही का मंजर देखकर हर कोई हिल गया था। अब एक और तूफान गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जिसने सबकी सांसें बढ़ा दी हैं। कोस्ट गार्ड ने समंदर में उतरने वालों को सचेत करना शुरू कर दिया है। इस बार जिस तूफान का खतरा मंडरा रहा है उसका नाम निसर्ग है। पश्चिमी तट पर अरब सागर के ऊपर बन रहा ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से टकराने वाला है। चिंता की बात यह है कि तूफान का खतरा उस मुंबई पर मंडरा रहा है जो पहले से ही कोरोना से घायल है। आशंका है कि तूफान का असर मुंबई और पालघर पर दिखेगा। मुंबई में पहला गंभीर चक्रवात हो सकता है। अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ घंटों में चक्रवात का रूप ले लेगा। फिलहाल ये मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है और इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर है। कल शाम या दोपहर तक इसके तट से टकराने की आशंका है। तो बहुत कुछ है जिसकी वजह से मौसम विभाग फिलहाल निगरानी रख रहा है इस पूरे डीप डिप्रेशन के ऊपर। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में खास तौर से जो तटीय इलाके हैं वहां पे खूब तैयारियां हो गई हैं। ये जो आप नाव इधर देख रहे हैं, ये सब के सब पहले जब समुद्र में फिशिंग कर रहे थे, ये अब वापस आ चुके हैं। यहाँ अब फिशिंग डीप समुद्र में नहीं हो रही है। तूफान 3 जून को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इसका असर एम्फान तूफान से कम होगा। इसमें जो हमारा अभी आंकलन है वो करीब ये मान के चले 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की, जो आप इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर 100 अभी तक बताया गया, बस थोड़ा सा और पास जाके बढ़ भी सकता है। और उसके बाद 4 तारीख से फिर ये डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसकी डिप्रेशन जब बनेगा तो 35 से 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार हवा ही रह जाएंगी। तो मुख्यतः जो इसका असर दिखाई देने वाला है 2 तारीख और 3 तारीख को जो है ज़्यादा, 3 तारीख को खासकर इसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। वैसे गुजरात में तूफान निसर्ग का ट्रेलर दिखने लगा है। अहमदाबाद में बीती रात जमकर बारिश हुई है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांव के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नागर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है।
अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमने देखा किस तरीके से अब इसका असर भी देखा जाने लगा है गुजरात और महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में। लेकिन विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त मलाड बीच पर मौजूद है। विद्या, आपसे हम पहले भी जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त इवैक्यूएशन का पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा बुरी मार झेल रहा है मुंबई। तूफान से उसे लड़ना होगा, मुंबई भी इसके लिए अब तैयार है। चक्रवाती तूफान कल मुंबई के तट से टकराएगा। कहा यह जा रहा है कि पहली बार मुंबई का सामना इतने भीषण तूफान से होने जा रहा है। और देखिए, सही एक तरफ कोरोना लेकिन दूसरी तरफ तूफान। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप बहुत अच्छी तरह से मीनाक्षी ये जानती हैं कि महाराष्ट्र सबसे आगे कोरोना में और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई। तो ये दूसरी मुसीबत है, एक तरफ वायरस है और दूसरी तरफ ये तूफान है। लेकिन ये अभी तक के इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान इसे कहा जा रहा है, जो हलचल चल रही है अरब सागर में, उसके अनुसार। मीनाक्षी, मुंबई का ये शांत समंदर आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। कोरोना से लड़ रहे मुंबई पर एक और भारी मुसीबत आने वाली है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ तूफान, बीच में मुंबई की सांस अटकी है। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर के बाहर ये हलचल तूफान की वजह से है। कोरोना के मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया गया ये हॉस्पिटल आज जो देख रहे हैं, इसमें करीब 150 पेशेंट्स मौजूद हैं। अब क्योंकि मुंबई अलर्ट पर है और साइक्लोन की वार्निंग दी गई है, इसलिए एमएमआरडीए ने बीएमसी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसला यह लिया गया है कि यहां पर जो 150 पेशेंट्स हैं, उनको यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तूफान की चेतावनी के बीच कोरोना के बढ़ते मामले भी डरा रहे हैं। मुंबई में कोरोना केस 41,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,319 पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 1,413 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई ने अपनी पूरी ताकत, पूरे संसाधन कोरोना में झोंक दिए हैं। ऐसे में उन संसाधनों को तूफान की तरफ मोड़ना भी एक चुनौती है। यही मुश्किल गुजरात के सामने भी है। जहां जहां तूफान आने की आशंका है, महाराष्ट्र के उन जिलों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव और दादर नागर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में तूफान की दस्तक डराने वाली है। संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किसी जंग से कम नहीं है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता विद्या मलाड बीच पर मौजूद हैं। विद्या, कहा जा रहा है कि मुंबई के इतिहास का ये सबसे खतरनाक तूफान होने वाला है। लोगों को कैसे इससे सतर्क रहने के लिए बताया है और प्रशासन ने विद्या क्या तैयारियां की हैं? जी देखिए सैयद, अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले हमने वायु को झेला था। वायु जो साइक्लोन था वो दमन की तरफ गया था, गुजरात की तरफ गया था और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुंबई में नहीं देखा गया था। लेकिन अब जो ये साइक्लोन है निसर्गी, इसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दिया है। अब ये मुंबई की जगह इसका जो आई ऑफ द स्टॉर्म होगा वो है अलीबाग की तरफ से ये गुजरेगा स्टॉर्म। लेकिन जहाँ तक मुंबई की, क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी पड़ने वाला है, कोई भी जब स्टॉर्म गुजरता है तो आसपास के इलाकों में तेज हवाओं से काफी असर पड़ता है, तेज बारिश भी होगी। तो लो लाइंग जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे पेड़, क्योंकि तेज हवा बहुत ज्यादा चलती है,
जो पतरे होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो जो भी लूज जो कच्चे लोग घरों में जो लोग रहते हैं, जो कि जो पेड़ जो गिर सकते हैं, उन सब को इस वक्त हमने कई जगहों पे देखा कि पेड़ काटे जा रहे हैं, ब्रांचेस उनके काटे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो पेड़ों को भी निकाला जा रहा है जहां पर कि लग रहा है कि वो गिर सकता है। तो ठीक है विद्या, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाकर उनकी जगह पर आदेश गुप्ता को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है, दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। और इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें कि मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को उनकी जगह नया बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली का बनाया गया है। आदेश गुप्ता बने हैं दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि वह आम आदमी पार्टी को किसी तरह से रोक पाने में कामयाब होगी। हालांकि उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन तभी से ये कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी पर तलवार लटक रही है और उनकी कुर्सी जा सकती है। तो क्या अगर आदेश गुप्ता को बनाया गया है तो ये सजा मनोज तिवारी को दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत ना दिला पाने की मिली है, हार की मिली है? ये सवाल भी पहले से ही दिल्ली की बीजेपी राजनीति में तैर रहा था। हाल ही में मनोज तिवारी कोरोना के इस दौर में क्रिकेट खेलते पाए गए थे। ये काफी आलोचना का विषय बना था कि कोरोना के इस दौर में मनोज तिवारी क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि मनोज तिवारी अपनी सफाई में सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई, लेकिन तमाम विवाद हैं जो मनोज तिवारी से हाल ही में जुड़े रहे हैं और अब उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। आदेश गुप्ता ने उनकी जगह ले ली। मेयर भी रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आदेश गुप्ता, और ये कहा जाता है आदेश गुप्ता के बारे में कि कम से कम नॉर्थ दिल्ली में आदेश गुप्ता की जो छवि है वो एक ऐसे नेता की छवि है जो लोगों के बीच रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर बिताता है और एक ज़मीनी नेता है। सवाल दिल्ली में ये भी काफ़ी खड़े हो रहे थे कि एक बाहरी व्यक्ति को लाकर आपने अध्यक्ष बना दिया, और विरोध कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मनोज तिवारी का लगातार चलता रहा था। और अब जबकि दिल्ली में चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, तो उसके बाद से तलवार और ज्यादा लटक रही थी। बड़ी खबर दिल्ली बीजेपी से आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, मनोज तिवारी की तरह आदेश गुप्ता को बना दिया है। और इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक बड़ा फैसला किया था। कांग्रेस ने भी अपने अध्यक्ष को बदलकर एक नया अध्यक्ष अनिल चौधरी, युवा कांग्रेसी नेता को बनाया था। अब दिल्ली की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस दोनों के नए अध्यक्ष। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कुणाल, इसे क्या सिर्फ बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार को देखें या मनोज तिवारी का लोकल नेताओं का विरोध देखें या कोई और वजह? देखिए, हार एक बड़ी वजह तो है ही। जिस तरीके से फरवरी में बीजेपी को लगातार दूसरी बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरी चीज ये भी है कि मनोज तिवारी 4 साल से अध्यक्ष थे, तो एक उनका विकल्प ढूंढा जा रहा था। लेकिन जो नाम है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। आदेश गुप्ता, जो कि 1 साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर थे, उनको लाया गया है बतौर अध्यक्ष। कोशिश यही की गई है कि जो जातिगत समीकरण है, खासतौर पर एक तरीके से पहले बोला जाता था कि बीजेपी जो ट्रेडर वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा पैठ रखती है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली के बाद जो उनका अपना पुराना वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक इस तरीके के एक नाम लेकर के आदेश गुप्ता का, जो कि बनिया कम्युनिटी से भी रखते हैं, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं सत्ता में, उसके बाद बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो कम से कम लोकल स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे और आगे बढ़ा करके ले जाए। शायद उसी तरफ ये कदम।
साथी कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके बिल्कुल से कुणाल, लगातार जिस ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार मनोज तिवारी जो तमाम कंट्रोवर्सी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये होना तो तय है, भले ही अभी हो या फिर बाद में। बिल्कुल, एक तरीके से माना जाता था कि मनोज तिवारी का अपना चेहरा तो बहुत महत्वपूर्ण था ही। वो सांसद थे, वो कलाकार भी रहे हैं, लेकिन जो लोकल नेतृत्व है, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके बीच में जो दूरियां थी उसको वो खत्म नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसने अपनी पूरी सियासी जिंदगी दिल्ली में बिताई हो, दिल्ली में जो ग्राउंड स्तर से वो ऊपर गया हो, उस स्तर के नेता को एक फ्रेशनेस देने के लिए भी, एक ताजा चेहरा देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, दिल्ली से दिल्ली बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। आदेश गुप्ता एक समय ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा किया करते थे। जमीनी नेता उन्हें माना जाता है। नॉर्थ एमसीडी के मेयर आदेश गुप्ता फिर उसके बाद जुड़ गए और एमसीडी के लिए काम भी करने लगे। तो जमीनी और स्थानीय नेता की मांग जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के लिए लगातार चल रही थी, वो पूरी हुई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का नुकसान मनोज तिवारी को उठाना पड़ा। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल जेसिका लाल हत्याकांड मामले में दोषी मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। वक्त से पहले उसे रिहा किया गया है। मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें 1999 का ये जेसिका लाल मर्डर का मामला, जिसमें साल 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी मनु शर्मा को, लेकिन वक्त से पहले ही मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। रिव्यू बोर्ड की सिफारिश थी जिसका संज्ञान लिया गया और मनु शर्मा की रिहाई हो गई है। फिलहाल पैरोल पर बाहर है मनु शर्मा। बढ़ते आगे और अब बात अमेरिका में भड़की विरोध की आग की। पुलिस की बर्बरता में एक अश्वेत की मौत पर अमेरिका सुलग उठा है। आक्रोश की आग थम नहीं रही है और व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। अमेरिका के 40 शहर इस वक्त आक्रोश की आगोश में हैं। और ये जो अमेरिका में हिंसा देखने को मिल रही है, इससे बड़ी हिंसा श्वेत अश्वेतों के बीच इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी। ट्रंप ने सेना उतारने तक की चेतावनी दे दी है और यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी बेसमेंट में छुपना पड़ा था, जिसे नाम दिया गया था बंकर। ये वही अमेरिका है जहां एक हफ्ते पहले तक मौन का सन्नाटा पसरा था। ये वही अमेरिका है जहां कोरोना के खौफ से लोग घरों में कैद थे। लेकिन एक पुलिस वाले के हाथों अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने अमेरिकियों के मन में कोरोना का खौफ निकाल दिया और वो सड़कों पर निकल पड़े रंग भेदी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने।
I can't breathe. I am angry. I am hurt. I am frustrated. I am sick and tired of being sick and tired. I don't want to see one more black man die at the hands of law enforcement. That's what this movement is about. जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने सही मायने में अमेरिकी समाज को एक कर दिया है। ये सिर्फ काले या भूरे लोगों का मामला नहीं रह गया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना के खिलाफ श्वेत समाज भी उबल पड़ा है। Better, it makes you go home and feel like, okay, I'm not alone. You know what I mean? Like, it's not just the black community doing this alone. You can look around and see every different kind of races out here. So it kind of makes you feel better. That's why we're out here, to feel better. We don't believe in silence. Everybody should have a voice in this situation. इस प्रदर्शन ने अमेरिका के एक बड़े तबके को हिला कर रख दिया है। खिलाड़ियों से लेकर एक्टर हर कोई इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन में एक्टर जेमी फॉक्स भी शामिल हुए। And this is going to die down. It's just inevitable. The work is still there to be done. Those individuals cannot come back. एक पुलिस वाले की करतूत ने पूरे अमेरिका को शर्मसार कर दिया। हाल ये है कि अमेरिका के कई शहरों की पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ सद्भावना जता रही है। ओक्लाहोमा की तस्वीर देखिए, पुलिस वाले घुटनों के बल बैठे हुए हैं। अमेरिका में उबाल है, आक्रोश की आग व्हाइट हाउस के करीब है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल घड़ी है। उन्होंने वॉशिंगटन में सेना उतारने की धमकी दे दी है। What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. लगता है ट्रंप के लिए अब यही विकल्प बाकी रह गया है। लेकिन पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत ने अमेरिका में सालों से चल रहे रंगभेद की समस्या को बेपर्दा कर दिया है। ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति चुनाव करीब है, ट्रंप के लिए इससे निपटना मुश्किल चुनौती है। आज तक ब्यूरो। ये प्रदर्शन यूएसए के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। 40 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और लगता है कि अमेरिका की बिगड़ी हुई स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की मीनाक्षी घड़ी है। प्रदर्शनों की आंच अब तो लेकिन व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। खुद ट्रंप को कुछ वक्त के लिए एक महफूज बंकर में जाना पड़ा था। नया और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ट्रंप इसे कैसे संभालते हैं। कोरोना के वार के बीच ये दोहरी चुनौती है। दिन बदल गया, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर का मंजर नहीं बदला। जिस इलाके को दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां बगैर इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो इलाका धमाके की आवाज से गूंज रहा था। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। दर्शनकारी भी मानो किसी गुरिल्ला लड़ाई के इरादे से उतरे थे। एक कदम पीछे हटते और फिर दौड़कर बीच सड़क पर पहुंच जाते। ये खेल काफी देर तक चलता रहा। प्रदर्शनकारी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान उन्हें एक निश्चित दायरे से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। जब प्रदर्शनकारियों का दबाव बढ़ा तो पुलिस के घुड़सवार दस्ते को उतार दिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह घुड़सवार दस्ते के जवान
प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी भी शांत रहने वालों में नहीं थे। हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मानो फ्री स्टाइल मुकाबला चल रहा हो। दिन का शायद ही कोई हिस्सा हो जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर ना हो। यह न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम स्क्वायर है। एरियल तस्वीर देखिए किस तरह प्रदर्शनकारियों का काफिला बढ़ता जा रहा है। दिन आगे बढ़ा तो टाइम स्क्वायर पर और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन का तरीका भी बदला। प्रदर्शनकारी ठीक उसी अंदाज में जमीन पर लेट गए जिस तरह श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को लिटाकर एक श्वेत पुलिस अफसर ने जान से मार डाला था। यही वो आखिरी शब्द है जो जॉर्ज फ्लॉयड ने श्वेत पुलिस वाले के घुटने के नीचे दम घुटने के दौरान कहे थे। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को एक गोरा पुलिस वाला दबाए बैठा है और उसकी सांसें उखड़ रही है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी उसी मुद्रा में प्रदर्शन कर रही हैं। They're treating us like this. They think we can't walk down the street and jog like this. They think we can't look like this. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. ट्रंप प्रशासन के लिए प्रदर्शन मुश्किलों का सबब बन चुका है। अमेरिका के 40 शहर ऐसे प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू है। कई हजार प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आक्रोश की आग थम नहीं रही। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।